हेलो एवरीवन। आज का हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इंटरनेशनल बॉडीज़। तो इंटरनेशनल बॉडीज़ यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन काम कर रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको देखने से पहले हम पहले मैप देख लें। पूरा हमारे जो विश्व है, हमारे विश्व के भर के जितने भी देश हैं वो सब इतने में ही समाहित होते हैं, है ना। तो हम ये सब रीजन देख लेते हैं। ये सारे जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। इधर का ये पूरा यूरेशिया का रीजन आता है, इधर हमारा ये एशिया का रीजन आता है, ये अफ्रीका का हो गया, इधर ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। इतना तो जनरल सभी जानते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे ये हमारा जो जहाँ हमारा इंडिया है, ये इंडियन पेनिनसुला, ये पूरा पेनिनसुला में जितने भी ये देश आते हैं ना, ये अफगानिस्तान, इधर ये पाकिस्तान, इधर भूटान, नेपाल, ये जो भी 8 देश आते हैं, इधर का इधर अगर मालदीव्स को भी काउंट कर लें तो ये सारे इंडियन पेनिनसुला में आते हैं। तो इंडियन पेनिनसुला में आते हैं मतलब ये पूरे साउथ एशियन जो नेशंस आते हैं। और जो ईस्ट एशिया, जो ये जो साउथ ईस्ट एशिया आता है, ये पूरा इधर के जो आशियान के नेशन आते हैं। अभी ये जो आशियान है और ये जो भी ब्रिक्स है, ये सार्क है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इधर के नेशन सारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं, ये आशियान के मेंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं इसमें। और इधर जो हमारा जो ब्रिक्स का नेशन है, ये तो खैर ब्रिक्स के तो कंट्रीज अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं। फिर इधर का हम ये जो अटलांटिक वाली ट्रीटी देखते हैं, ये नाटो का एरिया आता है। तो इधर जैसे ये यूरोपियन, ये इधर यूरोप के लोगों ने अपनी गुटबंदी कर रखी है, तो ये यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो अब हमने पूरा रीजन देख लिया। ये इधर का पूरा रीजन आता है, ये ईस्ट पैसिफिक रीजन आता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि आशियान के जो मेंबर्स हैं, आशियान में कितने मेंबर हैं, आशियान में है 10 मेंबर्स। तो आशियान के 10 मेंबर्स, और आशियान के मेंबर्स में केवल साउथ ईस्ट एशिया आता है। ठीक है, तो इसमें ये चाइना और ये जापान और साउथ कोरिया ये कहते हैं। हम भी इधर के नॉर्थ कोरिया को तो खैर हटा ही दीजिए, तो ये 3 हो गए। तो आशियान प्लस 3 के नाम से ये कौन से जाते हैं, आशियान के 10 नेशंस। और इधर के ये हमारे ये चाइना और ये इधर साउथ कोरिया और इधर जापान, तो आशियान प्लस 3 के नाम से जाना जाता है। फिर इधर ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, इंडिया, ये कहता है फिर हमें भी शामिल कर लो, तो ये भी इन 3 में शामिल हो जाए, तो ये आशियान प्लस 6। तो हमारे जो आशियान प्लस ये जो 6 हो गया, यही हमारा है रिसेप का जो एग्रीमेंट था। यानी कि ये जो रीजनल जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो इसकी बात चल रही थी, जिसका इंडिया मेंबर नहीं बना, तो इसमें इंडिया हट गया, तो बचे कितने, 15 नेशंस बचे। हाँ, और फिर इस पूरे रीजन में अगर ईस्ट पैसिफिक एशिया का देखा जाए, तो इसमें कनाडा, फिर ये कनाडा कह रहे हैं, ये अमेरिका भी शामिल होता है, अमेरिका शामिल होता है, फिर रशिया भी शामिल होता है। तो हमारे ये आशियान प्लस 6 हमारे इंडिया को भी मिला के हो गए थे। अब इसमें से 2 और मिल गए, यानी रशिया और ये इधर यूएसए। तो ये हो गए आशियान प्लस 8। तो ये नेशंस क्या आ गए, ये ईस्ट, ये इधर के जो पैसिफिक एशिया के ये नेशंस आ गए। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनको कब फाउंड किया गया था, और इनकी एक थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ कि भाई अब इस तरह की जितनी भी ये विभीषिका हुई है, इतने लोग मारे गए हैं, इतना जनधन की हानि हुई है, ये दोबारा विश्व में ना आए, इसीलिए एक वर्ल्ड ऑर्डर मतलब बिठाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कब बनाया गया, ये बनाया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कब बनाया गया, 1945 में बनाया गया। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क कहाँ, अमेरिका में आता है। और उसके जो प्रेसिडेंट है कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। और जो अमीना जे मोहम्मद, ये डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के हैं, ये काफ़ी टाइम से यही है, इसके प्रेसिडेंट हैं। अब दूसरा हम आता है ये जो यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस के भी कई सारे मतलब इसके कई सारे भाग हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं। तो उसी में एक आता है यूएन जनरल असेंबली। ये यूएन जनरल असेंबली की ना हर साल इस क्या होती है, एक मतलब बैठक होती है, मीटिंग होती है, जिसमें सभी राष्ट्र के अध्यक्ष जाते हैं। वो अपने अपने देश का मतलब एक तरह से ब्यौरा देते हैं। जैसे हर यूएनजीए की जो भी मीटिंग होती है, उसमें जो भी राष्ट्र अध्यक्ष जाते हैं, तो उनका जो बयान होता है, जो वह भाषण उसमें वो देते हैं, उसको काफ़ी गौर से सुना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ठीक है, सारे देशों के आगे। तो ये भी कहा, इसका भी जनरल असेंबली इसी के साथ बने था, यूएनओ के साथ। न्यूयॉर्क 1945। इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है, अब्दुल्ला शाहिद, ये 76 सेशन प्रेसिडेंट है। ठीक है, हर सेशन जो अलग अलग सेशन बनता है, तो उसके प्रेसिडेंट हैं ये। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस का ही ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जो कि मानव के जो अधिकारों हैं उनके बारे में ये मतलब फाइट करता है। तो इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, आप मोस्टली देखेंगे कि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड देखिए क्या है, ये कोई भी जैसे कोई भी वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा, इसने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये एक तरह की न्यूट्रल कंट्री है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के जो मतलब हेडक्वार्टर बना दिए जाते हैं वो स्विट्जरलैंड
पॉइंट बना दिए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी और देश में बनाएंगे तो कहेंगे इनके आर्थिक हित यहाँ पे साधे जाते हैं। तो ये एक तरह से न्यूट्रल, मतलब एक तरह से नहीं, वर्ड न्यूट्रल कंट्री है, इसको किसी से मतलब नहीं है। तो सारे मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स उस टाइम पे बने थे तो जेनेवा में बनाए गए हैं। तो इसमें कौन है, मिशेल बैचलत, ये इसकी हाई कमिश्नर हैं किसकी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। तो केवल ये देख लीजिए कब बनाया गया, 2006 में बनाया गया, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन जो इमरजेंसी फंड है, जो यूनिसेफ है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये भी कब बना था, 1947 में। यूएनओ के साथ ही बच्चों का भी ये जो यूनिसेफ बना था ये भी 1946 में बना था। इसकी जो हेड है वो कैथरीन एम रसेल हैं। हेड याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप ऑर्गेनाइजेशन देखिए कब बना है ये पूछा जा सकता है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम तभी पूछा जाएगा जब रिसेंटली उनका अपॉइंटमेंट हुआ रहेगा। फिर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड को हम देख लेते हैं। ये जो पॉपुलेशन जो रिपोर्ट आती है ना उसके बारे में, ये सारे जो इंडेक्स आते हैं ये इसमें से ये मतलब यही इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। तो ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। पॉपुलेशन फंड भी न्यूयॉर्क में है। और ये कब बना, 1969। तो इसकी जो हेड है कौन है, नतालिया कैनेम। तो इसको 1969 ऐसे याद रखिए कि हमारे देश में उसी टाइम पे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसी टाइम पे नेशनलाइजेशन हुआ लोगों का, मतलब बैंकों का। तो वो पॉपुलेशन फंड भी उसी टाइम पे बना, 1916। याद करने का एक तरीका है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कब हुआ, ये जेनेवा में ही है। इसका भी ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अब देखिए व्यापार की बातें करेंगे तो व्यापार में तो वैसे भी लोगों के अपने अपने आर्थिक हित होते हैं, तो सब लोग एक दूसरे पे नहीं अपना अपना हित पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तो मतलब ज़्यादा जैसे होता है ना लोगों में जो भी गतिरोध बनने की ज़्यादा संभावनाएं होती है, तो इसके लिए तो एक स्पेशल न्यूट्रल कंट्री चाहिए होती है। तो न्यूट्रल कंट्री फिर वही जेनेवा आ जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये कब बना, 1964 में बनाया गया। इसकी हेड कौन है, रेबेका, और ये ग्रिस्पैन, ठीक है। तो ये कब बना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, कोरोना की वजह से। तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, और ये कब बना, 1948 में। और इसके वैसे भी रोज़ न्यूज़ में रहते हैं, टेड्रोस एडोनमन, ये इसके क्या हैं, हेड हैं, प्रेसिडेंट है। तो ये कब बनाया गया, 1948 में, WHO जेनेवा में, ठीक है। हमारे देश की आज़ादी के 1 साल बाद ही से बनाया गया। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये जेनेवा में ही है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल समिट होती है, ये क्लॉस स्वाब, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ये क्लॉस स्वाब में मतलब इन्होंने ही ये एक तरह की अवधारणा दी थी, ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, कि इन्होंने ये सोचा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक तरह से होना चाहिए जिसमें विश्व के सभी लोग साल में एक बार आके बैठ के वो मतलब सारी मतलब समीक्षा करें एक तरह से, क्या काम होना है, और फ्यूचर का भी सोचे कि आगे का डेवलपमेंट कैसे होना है, सस्टेनेबल होना है, किस तरह से होना है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी चीज़ों पे जो चर्चा होती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो 1971 से ये चला आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा में है। और इसकी जो एनुअल बैठक होती है वो देवोस में होती है। देवोस कहाँ है, ये भी मतलब स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी पुराना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जेनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। 1919 में ये बनाया गया था। इसके गाई राइडर इसके हेड हैं। तो 1999 जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त हुआ था ना, तभी ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। फिर हम देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। ये 1995 में बना था। इससे पहले देखिए जो बंद चलता था वो गार्ड चलता था, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये होता था। फिर 1995 के बाद उसी टाइम पे देखिए 1991 में क्या है, USSR भी उस टाइम पे टूटा था। 1991 में हमारे देश की भी इकोनॉमी को क्या किया था, लिबरलाइज कर दिया। तो एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो रहा था। तो तब ये जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था तो लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई अब ये गार्ड से काम नहीं चल रहा है, अब हमें क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो ये इसका क्या है, 1995 में बनाया गया। और ये जो नगोजी ओकांजी ये इसकी हेड है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। फिर WMO के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरे ये भी एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 1950 में बनाया गया था, ठीक है। इसमें मतलब पूरे विश्व की जो भी मेट्रोलॉजिकल जो भी घटनाएं हो रही हैं क्लाइमेट चेंज से लेके, तो इसके बारे में इसकी गरहार्ड एड्रियन इसकी प्रेसिडेंट है। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पुराना है, 1967 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो भी है 1967 जेनेवा। फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस ये मतलब एक तरह से मानवीय जो सहायता देते हैं जो वॉर टेरिंग जो कंट्रीज़ होती हैं, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, 1863। और पीटर मॉरर इसके हेड हैं। 1863 में ये उस टाइम पे वहाँ पे क्या है, बेल्जियम वगैरह ये फ्रांस आपस में जर्मनी में इनमें युद्ध चल रहा था। तो उसी टाइम पे ये भी एक तरह से रेड क्रॉस जो सोसाइटी बनाई थी, ये स्विट्जरलैंड के ही एक नागरिक ने इसके बारे में इसकी अवधारणा रखी थी। तो इसका मतलब हेडक्वार्टर भी फिर कहाँ पे है, जेनेवा में ही है। इंटरनेशनल जो कमेटी
ऑफ रेड क्रॉस है, ये 1863, ठीक है, इसकी जो संस्थापना दिवस है, ईयर है। फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, ये एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है, यूनेस्को 1945, ये यूनाइटेड नेशन के साथ ही बना था यूनेस्को, ठीक है। जब उसके एक साल बाद ये यूनिसेफ बना था, ये यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस के साथ 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और ऑड्रे अजौला, ये भी लेटेस्ट इनकी मतलब अपॉइंटमेंट हुआ है, ये इसकी क्या है? हेड है। फिर यूएन वुमेन के बारे में जानिए, ये बहुत ही रिसेंटली भी बना है यूएन वुमेन, यानी यूनाइटेड नेशन वुमेन को लेकर, तो न्यूयॉर्क में इसका है मतलब हेडक्वार्टर है। और ये कब बना है? 2010 में बना है। और सियामा सामी बोहोस, ये इसकी क्या है? हेड है। फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी, ये जो वर्ल्ड नेटवर्क, ये जो सोल्यूशन सस्टेनेबल नेटवर्क का जो सोल्यूशन है, ये मतलब इसकी जो रिपोर्ट आती है, ये यूएनडीपी के द्वारा आती है। तो इसका हेड कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये कब बनाया गया? 1965 में बनाया गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं कि उसमें हमारे OECD के बारे में देखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये OECD का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था, पेरिस में। ये यूरोपियन नेशंस ने एक तरह से मिलकर इसका गठन किया था। और इवन जो फिर ये जो FATF की जो ग्रे लिस्ट आती है वगैरह, ब्लैक लिस्ट आती है, जिसमें ये FATF काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये भी एक तरह से इससे संबंधित है OECD से। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये कब बनाई गई? 1957, क्योंकि देखिए क्या है, ये जब 45 में, ये 45 के अराउंड यहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा, उसके अराउंड ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाए गए थे। तो उसके बाद फिर कई देशों में एक तरह से होड़ लग गई। फिर चाइना ने भी बना लिया, रशिया ने भी बना लिया। रशिया ने तो 48 के आसपास ही बना लिया, चाइना ने भी 56 के आसपास मतलब परीक्षण कर दिया, इंडिया भी उस पर लगा था। तो ये महसूस हुआ कि भाई इस तरह से तो सभी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगेंगे तो फिर तो पूरे विश्व का क्या होगा? अगर लड़ाई हो गई तो इस बार तो विश्व खत्म ही, क्योंकि वर्ल्ड वॉर रिसेंटली मतलब 2000 जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वो उस टाइम ख़त्म ही हुआ था। तो तब जब ज़रूरत महसूस हुई तो उसी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। तो 1957 में बना, उस टाइम पे हमारे देश का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब इस पे भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बनाया गया 1957 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है। इसके जो हेड हैं कौन है? राफेल मरियानो ग्रोसी। फिर नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरे विश्व के जो वैसे भी जो भी 70% व्यापार जो मतलब वैल्यू और वॉल्यूम जो होता है 70%, वो किसके थ्रू होता है? ये मैरीटाइम के मतलब समुद्री रास्तों से ही होता है। तो उसके लिए क्या है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम भी होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। वैसे भी नौ शक्ति में लंदन बहुत ज़्यादा आगे था, तभी तो उसने सारे देशों को एक तरह से कॉलोनाइज किया था। तो इससे हम याद रखेंगे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। और कब बनाया गया? 1948 में। मतलब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो एक साल के बाद उन्होंने IMO बनाया, ठीक है। के टैगलिन इसके जो हेड प्रेसिडेंट है। फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रसल्स में है इसका हेडक्वार्टर। और ये 19 अभी जैसे यूक्रेन से ये जो रशिया का विवाद जो चल रहा है, उसमें नाटो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि नाटो का कहना है कि नाटो यूक्रेन को अपना मेंबर बना लेगा। और रशिया कह रहा है कि वो नाटो का मेंबर मतलब नाटो को अपने अपने कॉरिडोर में, जैसे कि एक तरह से बफर स्टेट का काम कर रहा है यूक्रेन। अभी क्या, अगर वो नाटो का मेंबर बन जाएगा तो रशिया का जस्ट बगल में ही आ जाएगा, तो वो नहीं बनने देना चाहता। तो ये नाटो कब बनाया गया था? ये वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से नहीं, अमेरिका की गुटबंदी में, अमेरिका की लीडरशिप में नाटो बना। और ये जो मतलब रशिया की जो लीडरशिप में बना था, क्या बना था? वॉर्सो पैक्ट बना था। तो एक तरह से फिर से ये एक जो शीत युद्ध चल रहा था, तो नाटो उसी टाइम पे बना था 1949 में, ठीक है। और जेम्स स्टोलनबर्ग इसके क्या हैं? हेड हैं। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ये भी यूनाइटेड नेशंस के साथ ही बना था, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भुखमरी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो जब इस तरह से है तो उसी टाइम पे ये महसूस हुआ कि भाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरफ बनना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, ठीक है, रोम इटली। और इसके जो हैं क्यू डोंग्यू, ये इसके क्या हैं? हेड हैं। फिर देख लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल देखिए दो हैं, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट ये रिसेंटली 2001 में बना था, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये पुराना है, ये मतलब 1945 यूनाइटेड नेशंस के साथ ही बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है। और इसके जॉइंट ई डोनग इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये कब बना? ये अभी रिसेंटली 1997 में बना। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है। हेग का है नीदरलैंड्स में है, ठीक है, नीदरलैंड्स में है। और ये फर्नांडो एरियास इसका क्या है? इसके क्या है मतलब अध्यक्ष हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ये 1997 में आया, ओके। जब बिम्स्टेक बना, उस बिम्स्टेक मतलब ये जो बे ऑफ बंगाल ये जो इनिशिएटिव है ना, जिसमें इंडिया और ये थाईलैंड म्यांमार भी ये शामिल है, तो उसी के साथ ये उसी ईयर बना 1997 में। फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये नेचर के लिए है, ये कब बना? 1961 में। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है।
फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, देखिए 3 बैंक आएंगी, एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब तीनों में अंतर समझिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका ये बहुत पुरानी, ये सबसे पुरानी है, ये 1966 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मनीला फिलीपींस की राजधानी में, और ये मासात्सुगा असाकावा ये इसके क्या है, हेड हैं। अब इससे इधर देखिए दूसरे नंबर पे न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। कि देखिए जो भी दुनिया में जो भी मतलब बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है और दूसरा कौन सा आता है, आईएमएफ आता है। वर्ल्ड बैंक किस लिए कर्जा देता है, वो लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। लॉन्ग टर्म लोन देने का मतलब होता है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वो वर्ल्ड बैंक जो भी लोन देता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए देता है, और मतलब वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। और आईएमएफ लोन सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे ही लोन देता है। जैसे हमारे देश में जब 1991 के पास हमारे पास केवल कुछ मतलब एक 15 दिन का ही पैसा हमारे पास बचा था, हमारे पास पैसे की कमी हुई थी, तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हमें किसके पास जाना था, आईएमएफ के पास जाना था। तो आईएमएफ जब मतलब लोन देता है तो फिर अपनी शर्तें भी लगाता है। वो कहता है कि अगर हम लोन देंगे आपको तो फिर आपको मतलब अपनी इकोनॉमी को भी खोलना होगा, इन्वेस्टमेंट, ये जो मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी का ये नहीं चलेगा। तो आईएमएफ, तो ये जो चाइना और ये जो एशियन नेशंस ने सोचा भाई इस तरह से क्या है, आईएमएफ और ये वर्ल्ड बैंक की नेतागिरी चल रही है, तो इन्होंने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसमें भी ये लोन जो प्रोवाइड करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक काम करता है वही काम ये करता है। तो इसका हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ बनाया, शंघाई में बनाया। और ये कब बना था, 2004 में बना था। ये ब्रिक्स की 6ठी समिट में बना था। ठीक है, इसके कौन है, मार्कोस प्रेदियो त्योजिया, ये इसके हेड हैं। फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर इन्होंने कहा कि मतलब ये इधर ही चाइना, इसमें इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग में 2016 में बना, ब्रिक्स बैंक बनने के 2 साल बाद। इसमें इन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जो मतलब एशिया में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में केवल एशिया के ही मेंबर शामिल होते हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें पूरे वर्ल्ड के लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जर्मनी भी इसका मेंबर है, ये सारे देश हैं इसके मेंबर। तो इसमें भी ये क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड बैंक काम करता है वो ये काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में हमने देख लिया ना। ये दोनों का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। और इनमें क्या है, अमेरिका की दादागिरी चलती है एक तरह से, इसीलिए इसी वजह से ये एशियन न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बने थे। ठीक है, तो ये 1945 और 1944 में ये बने थे, ये 45 ही। ठीक है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये इसकी हेड हैं और डेविड मॉलपास इसके प्रेसिडेंट। और गीता गोपीनाथ जो हमारे देश की हैं, ये फर्स्ट डेप्यूटी एमडी बनी है किसकी, इंटरनेशनल आईएमएफ की। ठीक है, फिर आगे के हम ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं, जिसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, ये जो आईयूसीएन जो है ना, जो रेड लिस्ट जारी करता था, आईयूसीएन के बारे में हम सुनते हैं। तो ये 1948 में बना था, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका, और राजन अल मुबारक इसके प्रेसिडेंट हैं। फिर सार्क के बारे में देख लेते हैं। सार्क का जो हेडक्वार्टर है कहाँ, काठमांडू में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और सार्क में तो जैसे इंडिया मेंबर है, नेपाल है, इसमें भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये अफगानिस्तान और मतलब ये पाकिस्तान और इंडिया होने की वजह से ही इन दोनों देशों में आपस में जैसे झगड़े चलते रहते हैं, इसी वजह से सार्क एक तरह से क्या है, इसकी मतलब न मीटिंग हो ना इसमें कोई काम हो। तो ठीक है, फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर 1949 में इसको बनाया था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन देखिए वो सारे नेशंस का समूह है जो एक कभी मतलब ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, जितने मतलब ब्रिटेन की कॉलोनीज थी उनका सबका नेशंस का उनका ये समूह है। कौन सा, कॉमनवेल्थ नेशंस। कब बनाया गया, 1949 में बनाया गया। इंडिया भी इसका मेंबर है। फिर हम यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसल्स में है। कब बनाया गया, 1993। और इसको maastricht ट्रीटी के तहत इसको बनाया गया था। इसमें देखिए क्या था कि ये जो maastricht, एक सेकंड मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये जो maastricht ट्रीटी थी इसके तहत इसको बनाया गया था। इसके तहत इसको मतलब इसमें क्या किया गया था कि उस टाइम पे देखिए यूएसएसआर टूटा और मतलब यूएसए मतलब हेजेमनी की तरफ से वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर बन के निकला। मतलब यूके की तो हेजेमनी चली गई थी, तो यूरोपियन नेशंस ने कहा कि चलो भाई हम सब मिल जाते हैं, कम से कम हमारे अगर हम सब आपस में संगठित रहेंगे तो हमारे हित भी सधेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 1993 में इसको बनाया, ब्रसल्स में इसका। अभी रिसेंटली क्या है, ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है। तो ब्रिटेन जब बाहर हुआ है किस ट्रीटी के तहत हुआ है, लिस्बन ट्रीटी के तहत ब्रिटेन इससे बाहर हुआ है। ठीक है, तो मतलब शामिल हुआ था maastricht ट्रीटी और जो बाहर हुआ वो लिस्बन ट्रीटी। ठीक है, तो इसकी जो हेड है कौन है, उर्सुला वॉन देर लेयन। अभी जो यूक्रेन का जो उसमें क्राइसिस चल रहा है उसमें इनका भी काफ़ी मतलब योगदान इस तरह से है कि ये भी शांति स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, फिर अफ्रीकन यूनियन, तो अफ्रीकी देशों का जो पूरा जो संगठन है ये बहुत रिसेंटली बना। वैसे भी अफ्रीका यूनियन मतलब अफ्रीका को बोला जाता है कि बहुत पिछड़ा वो कॉन्टिनेंट है, अंध महाद्वीप के रूप से जाना जाता है। तो 2002 में ही ये लोग आपस में संगठित हुए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा तख्ता पलट, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है,
और इसके जो फेलिक्स एंटोनियो ये इसके कौन है, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया, और 1960 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो 19 वैसे भी देखिए पेट्रोलियम अगर मिडिल ईस्ट के देशों में मिल गया तो इन सारे देशों ने सोचा कि चलिए मिल के हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे फ्यूल का प्राइस कितना होना चाहिए और कितनी उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो एक तरह से इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसमें 1960 में बनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में। फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जैसा कि हमने शुरुआत में मैप में देखा था, जो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इधर कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, फिर इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये सारे 10 नेशन मिल के इन्होंने एशियान बनाया और 1967 में बनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। अब ये अपने हेडक्वार्टर मतलब नहीं बोल के सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिम जोक होई इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। इसको कब बनाया गया, 1961। ये एक तरह से मतलब मानवता के लिए जो भी फिलेंथ्रोपिक वर्क करते हैं, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में है और अविनाश कुमार इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल जैसे पूरे सभी राष्ट्रों की पुलिसों का एक तरह से नहीं कि वो अगर किसी दूसरे देश में क्राइम हो रहा है, उनके देश का क्रिमिनल अगर वहाँ चला जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को कौन, मतलब एक तो पूरी वर्ल्ड लेवल की पुलिस है। कौन सी है, ये इंटरपोल है, वर्ल्ड लेवल की पुलिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन कहाँ है, फ्रांस में आता है, फ्रांस का एक शहर है। 1956 में इसको बनाया गया था। फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो नासा मतलब इस वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर 1958 में इसको बनाया गया था और बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। ये अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम का मतलब ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।